Hello students, so in the previous lecture we did talk about the Krebs cycle, the glycolysis and the electron transport system, and today's lecture we are going to talk about the respiratory balance sheet. ठीक है, तो आज respiratory balance sheet की बात करेंगे. ठीक है, and जो भी बातें मैंने करी इन द प्रीवियस लेक्चर्स, दैट इज कि यहाँ पे NADH2 का प्रोडक्शन हो रहा है, ATP का प्रोडक्शन हो रहा है, दिस ऑल थिंग्स आर बेस्ड ऑन अजम्पशंस. ठीक है, तो पहली पॉइंट तो मैं ये लिख देता हूँ कि द नेट ATP प्रोडक्शन इज बेस्ड ऑन रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट. ठीक है, सो द नेट ATP प्रोडक्शन is based on assumption. ठीक है, क्योंकि काफी सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस बॉडी के अंदर हो रहे हैं. ओके, सो यहाँ पे जब आप एक ही बायोकेमिकल रिएक्शन की बात करते हो और उसमें जो ATP प्रोडक्शन उसकी बात करते हो, तो इट इज ओनली बेस्ड ऑन assumption, क्योंकि एक्यूरेटली आप नहीं पता लगा सकते हो कि एक्यूरेटली क्या हो रहा है. ठीक है, इसलिए मैंने फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है कि नेट ATP प्रोडक्शन इज बेस्ड ऑन assumption. ठीक है, दूसरी बात, जो ऑर्डर अपन ने देखा, जैसे मैंने बोला कि यार फर्स्ट ग्लाइकोलाइसिस है, फिर क्रेब्स साइकिल है, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, तो जैसे मैं बोल रहा हूँ कि काफी सारे बायोकेमिकल रिएक्शन साथ में होते हैं, तो ये जो ऑर्डर है ये ऑर्डर में भी चेंज हो सकता है, क्योंकि मे बी सम अदर बायोकेमिकल रिएक्शन मे बी इंटरफेयरिंग इन दिस प्रोसेस. वो अपन को नहीं पता, पर अपन ने जस्ट फॉर दी अंडरस्टैंडिंग पर्पस अपन ने एक ऑर्डर दे रखा है. ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि यार सीक्वेंस ऑफ ऑर्डरली रिएक्शन sequence or orderly reactions, sequence या फिर orderly reactions, orderly functioning pathways. ठीक है, तीसरी बात, जो NADH2 का फॉर्मेशन साइटोप्लाज्म में हुआ है, आपको याद होगा ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होता है, तो उस टाइम पे जो NADH2 बनते हैं, 2 NADH2 बनते हैं, दे आर फॉर्म्ड इन द साइटोप्लाज्म, दे हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन के अंदर ही क्या होने वाला है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होने वाला है. और NADH2 अगर बाहर साइटोप्लाज्म में पड़ा रहा तो वहां पे तो कुछ मतलब का नहीं है. उसमें से अगर आपको ATP निकालना है तो आपको उसको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भेजना पड़ेगा, और माइटोकॉन्ड्रिया में कहां पे, द मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, जहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है. तो मैं यहां पे लिखता हूं NADH2 produced in cytoplasm has to be sent or has to be delivered to mitochondria to obtain ATP. ठीक है, अब यहां पे एक इंटरेस्टिंग चीज है जो आपको याद रखनी है कि जो NADH2 है ये माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन के अंदर नहीं जा सकता. NADH2 कैनॉट एंटर द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. तो यार अगर वो एंटर नहीं हो पाएगा तो फिर क्या करे, क्योंकि ATP का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा ना. तो यहां पे एक और टॉपिक आएगा विच इज टर्म्ड एज शटल सिस्टम. क्या कहा जाएगा, शटल सिस्टम. तो जो NADH2 है अगर उसको माइटोकॉन्ड्रिया में डिलीवर करना है,
माइटोकॉन्ड्रिया में भिजवाना है, तो व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू यूज द शटल सिस्टम। ठीक है, तो आज के लेक्चर में मैं शटल सिस्टम की भी बात करूंगा। सो आई होप दिस पॉइंट्स आर क्लियर। नाउ 10th स्टैंडर्ड में जब आप पढ़ते थे एरोबिक रेस्पिरेशन, तो आप बोलते थे कि यार जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तो ग्लूकोज के ब्रेकडाउन में आप बनाते हो 36 एटीपी, और कहीं सारी बुक्स में आप देखोगे लिखा हुआ है कि यार जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तो 38 एटीपी बनते हैं। तो 36 एटीपी और 38 एटीपी में डिफरेंस क्या, कब 36 एटीपी बनेगा और कब 38 एटीपी बनेगा वो मैं बताता हूँ। दोनों ही करेक्ट है। जब ग्लूकोज का एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो 36 एटीपी का फॉर्मेशन भी होगा और 38 एटीपी का भी फॉर्मेशन होगा, बट जो लोकेशन है, जो साइट है, जो जगह है, जो सेल है, वो अलग है। सो लेट्स सी, फर्स्ट विल टॉक अबाउट दी बैलेंस शीट में बना लेता हूं। शटल सिस्टम आज देखना है। सो एटीपी, अब ये पूरा याद हो जाना चाहिए। मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन, ए लिख देता हूं। ठीक है, सो फर्स्ट जो है, जो आप पढ़ चुके हो स्टेप, और मैं आई होप दैट आपने प्रिपेयर भी कर लिया उस चीज को, दैट इज ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, तो अब सीधा मैं ये लिखूंगा क्या क्या मिल रहा है। तो जो सबस्ट्रेट बेस्ड फॉस्फोराइलेशन है या फिर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है, मतलब सीधा एटीपी का फॉर्मेशन होता है सबस्ट्रेट में से, तो ग्लाइकोलाइसिस में कहीं पे हुआ था क्या? यस हुआ था। एक बार स्टेप नंबर 7 में हुआ था, एक बार स्टेप नंबर 9 में हुआ था। ओके, मतलब टोटल 4 एटीपी प्रोड्यूस हुए थे। ठीक है, और 4 में से 2 एटीपी तो स्टार्टिंग में यूज में आ जाते हैं, इन्वेस्टमेंट फेज में, तो 4 में से मैं 2 माइनस कर देता हूं, तो मैं लिखता हूं 2 एटीपी। ठीक है, प्लस आपने NADH2 बनाए थे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के थ्रू। NADH2 से क्या मिलेगा, तो मैं आप लिखता हूं सीधा OP लिखता हूं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के थ्रू NADH2 से क्या मिलेगा। तो कितने NADH2 है? देयर इज 2 NADH2। So 1 NADH2 gives 3 ATPs and 1 molecule of water। तो यहाँ पे कितने ATP हो जाएंगे? यहाँ पे हो जाएंगे 6 ATP। तो 6 ATP and 2 ATP को कंसिडर किया जाएगा एज अ नेट गेन। तो टोटल गेन कितना हो जाता? 8 ATP। तो यहाँ पे लिख देते हैं ग्लाइकोलाइसिस में जो गेन है ATP का, दैट इज 8 ATP। ठीक है ना। अभी जो सेकेंड स्टेप आपने पढ़ा था, that second step was Krebs cycle। Krebs cycle की अगर बात करते हैं तो Krebs cycle कितनी बार परफॉर्म होगी? तो it has to be performed 2 times। तो एक Krebs cycle में सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन की अगर मैं बात करता हूं, तो उस सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में we produce 1 ATP। कितने एटीपी बनाए थे? 1 एटीपी बनाया था। अच्छा, Krebs साइकिल से पहले वी नीड टू टॉक अबाउट द लिंकेज रिएक्शन। ठीक है, लिंकेज रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, तो यहां पे मैं लिखूंगा लिंकेज रिएक्शन और द लिंक्ड रिएक्शन। ठीक है, सो लिंकेज रिएक्शन में सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन था क्या? सीधा एटीपी का प्रोडक्शन हुआ था क्या सबस्ट्रेट में से? नहीं हुआ था। So we'll cancel it out। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होगा, हाँ वहां पे बनाता है NADH2। उस NADH2 को जब ETS में ले जाएंगे तो वो क्या बना के देगा? ATP बना के देगा। कितने NADH2 बने थे? तो एक लिंकेज रिएक्शन में बनता है एक NADH2, 2 बार लिंकेज रिएक्शन होगा, तो कितने NADH2 बनेंगे? 2 NADH2 बनेंगे। 2 NADH2 मतलब 6 ATP बनेंगे। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जब होगा उस NADH2 का, तो वो बना के देगा 6 ATP। क्या बना के देगा? 6 ATP बना के देगा। ठीक है, मैं वाटर मॉलिक्यूल भी चलो मेंशन कर देता है अपन यहाँ पे। तो वाटर मॉलिक्यूल 6 ATP मतलब एक NADH2 से एक वाटर मॉलिक्यूल बनता है। तो यहाँ पे कितने NADH2 है? यहाँ पे 2 है, तो मैं यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल भी मेंशन कर देता हूँ, 2H2O।
ठीक है, यहाँ पे कितने हैं लिंकेज रिएक्शन में, तो लिंकेज रिएक्शन में भी 2 है। वाटर मॉलिक्यूल भी मेंशन कर रहा हूं, मैंने लिखा खाली एटीपी के लिए, बट मैं वाटर मॉलिक्यूल भी बता देता हूं। ठीक है, अब चलते आगे। अब कौन आएगा, अब आएगा क्रेब्स साइकिल। ठीक है, तो क्रेब्स साइकिल में सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन था क्या, अगर आपने प्रिपेयर किया है तो आपको पता है डायरेक्टली ऑब्टेन हो रहा है एटीपी। एक क्रेब्स साइकिल में एक बार होता है, क्रेब्स साइकिल 2 बार परफॉर्म करेंगे, तो यहां पे लिख देते हैं 2 एटीपी। क्रेब्स साइकिल 2 बार परफॉर्म होगी तो 2 एटीपी लिख देता हूं मैं यहां पे। और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के थ्रू, मतलब NADPH2 बनाया क्या, ओके, तो NADPH2 की अगर मैं बात करता हूं तो कितनी बार ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हुआ है, कितनी बार NADPH2 का फॉर्मेशन हुआ है, याद है आपको। ठीक है, अगर आपने ठीक से पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए कितनी बार NADH2 का फॉर्मेशन हो रहा है क्रेब्स साइकिल में। तो अगर आप बात करते हो NADH2 के फॉर्मेशन की क्रेब्स साइकिल में, तो वहां पे इट इज बीइंग फॉर्म 3 टाइम्स। एक क्रेब्स साइकिल में 3 बार बन रहा है। ठीक है, तो 3 बार बनेगा, तीन बार NADH2 बनता है और एक बार FADH2 बनता है। ठीक है, तो मैं सीधा लिखूंगा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में 3 बार NADH2 बना है, सो 3 into 3 दैट इज गोइंग टू बी हाउ मच, दैट इज गोइंग टू बी 9 ATPs। 1 से 3 ATP, तो आपने 3 NADH2 बना रखे क्रेब्स साइकिल में और एक FADH2 बना रखा है। ठीक है, तो एक FADH2 से 2 ATP मिलते हैं, तो टोटल कितना हो गया, 10 ATPs हो गया। ATP, बिकॉज 2 बार साइकिल रिपीट होगी। एक साइकिल में 3 NADH2 एक FADH2, मतलब अगर ATP काउंट करूं तो कितना हो रहा है, 9 + 11। ठीक है, 3 NADH2, सो दैट इज गोइंग टू गिव मी व्हाट, 9 एंड 2 ATPs। तो यहां पे इट्स गोइंग टू बी 2 बार रिपीट करेंगे, तो we produced 3 NADH2। if you're getting confused, यहाँ पे मेंशन कर देता हूं कि यार 3 NADH2 बनाए थे और एक FADH2 बनाया। दिस इज गोइंग टू बी रिपीटेड 2 टाइम्स। ठीक है, तो कितने NADH2 हो जाएंगे, दिस इज गोइंग टू बी 6 NADH2 एंड 2 FADH2। एक NADH2 से 3 ATP मिलते हैं, सो दिस इज गोइंग टू बी 18 ATPs एंड इससे कितने मिलेंगे, एक से मिलते हैं 2, सो दिस इज गोइंग टू बी 4 ATP। सो दिस इज गोइंग टू गिव मी हाउ मच, दिस इज गोइंग टू गिव मी 19 20 21 22। सो मैं यहां पे लिखूंगा 22 ATPs। 22 ATP। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, सो टोटल गोज फॉर 24 ATPs। टोटल गोज फॉर 24 ATPs मिलेंगे मुझे किससे, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से। ठीक है, किसमें, इन दी क्रेब्स साइकिल, इन दी क्रेब्स साइकिल 22 दिस एंड 2 दिस। तो यहाँ पे अपन मेंशन भी कर देते हैं, दिस इज गोइंग टू बी रिपीटेड 2 टाइम्स, दिस इज गोइंग टू बी रिपीटेड 2 टाइम्स। ग्लाइकोलाइसिस तो एक ही बार होता है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे नंबर मैंने बढ़ा रखे। डन, सिंपल एंड इजी। सो दिस इज द रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट। अब मैं टोटल कर दूं अगर, सो टोटल करके देखिए, सो दिस इज 24 25 26 27 28 29 30 36 37 38। ठीक है, इसको कंसीडर करेगा ना, दिस हैज टू बी कंसीडर्ड। तो दिस इज गोइंग टू गिव मी अ टोटल ऑफ 38 ATPs। ओके, ये बात दिमाग में बैठ जानी चाहिए आपको कि यार ग्लाइकोलाइसिस में कितने ATPs हैं, सबस्ट्रेट लेवल के कितने हैं, 4 है, 4 में से 2 यूज में आ जाते हैं, इसलिए मैं 2 मेंशन कर रहा हूं।
ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के थ्रू, मतलब ETS में जाने के बाद आपको NADH2 से मिलेगी 6 ATP। लिंकेज रिएक्शन, यहां पे सबस्ट्रेट लेवल 0, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन तो 6 ATP है, ठीक है, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से क्रैब्स साइकिल में 22 ATPs और सबस्ट्रेट लेवल से ओनली 2 ATPs, ठीक है। सो द टोटल गोज टू 38 ATPs। अगर यहाँ पे कंफ्यूजन है तो ये चीज मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है, आप इसको गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है। सो नाउ यहाँ पे मैंने बताया 38 ATPs और मैं बात कर रहा था कहीं कहीं पे इट इज मेंशन 36 ATPs, कहीं पे इट इज मेंशन 38 ATPs, तो वो किस तरीके से वो देख लेते हैं। नाउ 38 को अगर मैं कंसीडर करके चलूं, सो 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होता है उसके पास कितनी एनर्जी होती? 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल कंटेन्स हाउ मच एनर्जी? सो 1 glucose molecule consists of 2870 kilojoule of energy. 287 kilojoule of energy. Okay, this is the amount of energy that is trapped in 1 glucose molecule. ठीक है, जब अपन ग्लूकोज का एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, when aerobic respiration of glucose is performed in our body, ठीक है, what do we get? We get 38 ATPs, जो भी मैंने लिखा, there is production of 38 ATPs plus heat, पता है ना, आपको पता है लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से सम ऑफ द एनर्जी इज गोइंग टू बी डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है। तो 38 ATPs आपको मिले और ग्लूकोज बनाता कितना, ग्लूकोज के पास है कितनी एनर्जी, दैट इज 2870 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं इसको फर्दर सॉल्व करूं तो व्हाट डू आई गेट? तो आई नीड टू बी नोइंग 1 ATP कंसिस्ट ऑफ 1 ATP molecule consists of 34 kilojoules. 34 kilojoules. अपन ने कितने ATP मिले ग्लूकोज में? We have 38 ATPs. तो 38 ATPs में कितना किलो जूल एनर्जी होगा, ठीक है। सो दैट इज गोइंग टू बी 38 into 34. 38 into 34, that is going to give me how much? That is going to give me 1292 किलोजूल, ठीक है। मतलब ग्लूकोज के पास जो एनर्जी अवेलेबल है 2870 किलोजूल्स है, बट जब उसी ग्लूकोज का अपनी बॉडी के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू ब्रेकडाउन होता है तो वो क्या बनाता है, वो सिर्फ आपको प्रोवाइड करता है 1292 किलोजूल्स ऑफ एनर्जी। होती कितनी है पास में? 2870, और प्रोवाइड कितने करता है? 1292 kilojoules. That means the rest of the energy is dissipated in the form of heat. जो बाकी का अमाउंट है वो किसके फॉर्म में है? that has been dissipated in the form of heat. समझ में आ गया है ना? सो आप पूरा के पूरा एनर्जी कंज्यूम नहीं कर सकते हो, okay, you are only able to consume 1292 kilojoules of energy from the glucose molecule, but it contains 2870. But when it undergoes respiration, some of the energy is dissipated in the form of heat. So we can say that only 45% of the energy is taken by us. 28, that is 45% of energy is taken by us out of the total amount of energy. ठीक है, is this clear? Done? Because some of the energy is dissipated in the form of heat. ग्लूकोज के पास तो 2870 ही है, बट जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है और जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है वो एनर्जी होती है 1292, बिकॉज
some of the energy is dissipated in the form of heat. आपको याद होना चाहिए physics. Now मैं बता रहा था कि जो NADH2 का प्रोडक्शन होता है साइटोप्लाज्म में, वो NADH2 खुद माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर नहीं हो पाता है. इट कैन नॉट एंटर द माइटोकॉन्ड्रिया ऑन इट्स ओन. ठीक है, तो वो जब खुद एंटर नहीं हो पाता है तो फिर वो तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना. माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अगर NADH2 नहीं जाएगा तो एटीपी का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा. ETS के अंदर वो NADH2 पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा. तो क्या यूज किया जाता है? देयर इज यूज ऑफ शटल सिस्टम. देयर इज यूज ऑफ शटल सिस्टम. सो दो शटल सिस्टम यूज में आती है, अपन दोनों डिस्कस कर लेंगे. One of the shuttle system is termed as malate aspartate. Malate aspartate shuttle system. ठीक है, और दूसरा जो shuttle system है that is termed as glycerol phosphate shuttle system. ग्लाइसरॉल फॉस्फेट शटल सिस्टम. ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट शटल सिस्टम. साइटोप्लाज्म से कहां पहुंचाना है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पहुंचाना है. किसको? NADH2 को. या माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पहुंचाना है, आप बोल सकते हो. तो मैं यहां पे लिखूंगा मैट्रिक्स और यहां लिखते हैं मैट्रिक्स एंड साइटोप्लाज्म. ठीक है, नाउ जो NADH2 का फॉर्मेशन हुआ था कहां पे? इन द साइटोप्लाज्म. तो एक और चीज जो साइटोप्लाज्म में अवेलेबल है दैट इज ऑक्सैलोएसिटिक एसिड. क्या चीज अवेलेबल है? ऑक्सैलोएसिटिक एसिड. ऑक्सैलोएसिटिक एसिड का नाम आपने पहले सुना है. द ऑक्सैलोएसिटिक एसिड इज रिड्यूस्ड. इसे रिड्यूस किया जाता है. किसकी मदद से रिड्यूस किया जाता है? इसे रिड्यूस किया जाता है ऑब्वियसली विद द हेल्प ऑफ NADH2. NADH2 का हाइड्रोजन ये एक्सेप्ट करता है और कन्वर्ट हो जाता है इनटू मैलिक एसिड. मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है. कौन? ऑक्सैलोएसिटिक एसिड आफ्टर बीइंग गेटिंग रिड्यूस्ड, क्योंकि हाइड्रोजन एक्सेप्ट किया. अब दिस मैलिक एसिड कैन इजीली पास थ्रू द मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया. NADH2 पास नहीं हो सकता था, बट मैलिक एसिड पास हो सकता है माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन से. तो वो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन से पास होके एंटर हो जाता है मैट्रिक्स में. कौन? मैलिक एसिड. मैलिक एसिड के पास H+ अवेलेबल है. ठीक है, अब मैलिक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाके क्या हो जाता है? इट अंडरगोज ऑक्सीडेशन. इट गिव्स आउट दैट H+. तो उस H+ को एक्सेप्ट कौन करेगा? अंदर मैट्रिक्स में जो NAD+ अवेलेबल था वो उसको एक्सेप्ट करेगा और एक्सेप्ट करके क्या बन जाएगा? NADH2 बन जाएगा. एक्सेप्ट करके क्या बन जाएगा? NADH2 बन जाएगा. और मैलिक एसिड फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? तो मैलिक एसिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू अगेन ऑक्सैलोएसिटिक एसिड. किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा. और फिर ये ऑक्सैलोएसिटिक एसिड के अंदर अमीनो ग्रुप ऐड किया जाएगा. दिस ऑक्सैलोएसिटिक एसिड इज एडेड विद द अमीनो ग्रुप. It is added with the amino group which results in formation of what? This forms aspartic acid. It forms aspartic acid, and this aspartic acid is easily passing through the membrane
ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन आप कंसीडर करो, ठीक है। सो नाउ द एस्पार्टिक एसिड इज इन द साइटोप्लाज्म अगेन, ठीक है। और फिर इस एस्पार्टिक एसिड का फिर से क्या किया जाएगा, डीएमिनेशन किया जाएगा। इट अंडरगोज डीएमिनेशन, दैट मीन्स जो NH2 ग्रुप ऐड किया था उसको बाहर निकाल देंगे, जो NH2 ग्रुप ऐड किया था उसको बाहर निकाल देंगे, तो फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो फिर से कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में। और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड फिर से क्या कर सकता है, अपने आप को ऑक्सीडाइज रिड्यूस कर सकता है और मैलिक एसिड में कन्वर्ट करके फिर से मैलिक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन के थ्रू पास होके मैट्रिक्स में आ जाएगा। और मैट्रिक्स में आने के बाद जो हाइड्रोजन वो लेके आया था उसको यहाँ पे डिलीवर कर देगा। तो ये चीज क्या है, दिस is the outer cytoplasm and this is the mitochondrial membrane, this is mitochondrial membrane, ठीक है। So now I have this NADH2 आ गया मैट्रिक्स के अंदर। तो अब ये NADH2 क्या करेगा, ETS में जाएगा और ETS में जाके मुझे 3 ATP के मॉलिक्यूल और 1 मेटाबॉलिक वाटर प्रोड्यूस करके देगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो कितने NADH2 है साइटोप्लाज्म में, 2। तो मुझे ये वाले प्रोसेस के थ्रू मिलेंगे टोटल 6 ATP आ जाएंगे मेरे पास अंदर और 2 वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। समझ में आ गया 6 किस तरीके से, बिकॉज 2 NADH2 का प्रोडक्शन होने वाला है साइटोप्लाज्म में। डन। अभी दूसरा पाथ, दैट इज ग्लाइसरॉल फॉस्फेट पाथवे। इसको मैं हटा देता हूं यहां से। नाउ माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म मैट्रिक्स, ठीक है। सो नाउ यहां पे जो हाइड्रोजन एक्सेप्ट करता है, यानी केस में हाइड्रोजन एक्सेप्ट किसने किया था, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड ने। अभी जो हाइड्रोजन एक्सेप्टर है दैट इज DHAP, दैट इज डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है। DHAP आपने पहले बना रखा है। ये DHAP हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके क्या हो जाता है, इट अंडरगोज रिडक्शन, इट अंडरगोज रिडक्शन, ठीक है। यहां पे एक्सेप्टर कौन था, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, और यहां पे DHAP एक्सेप्टर है। तो DHAP जब खुद को रिड्यूस कर देगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो इट इज गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लाइसरॉल 3 फॉस्फेट, ग्लाइसरॉल 3 फॉस्फेट। The glycerol 3-phosphate can easily pass through the membrane. ये easily membrane से पास हो जाता है। ग्लाइसरॉल 3-phosphate आ गया मैट्रिक्स के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और जब ये अपना H+ डिलीवर करता है, ये H+ लेके आया ना अंदर की तरफ, तो जब ये अपना H+ डिलीवर करता है तो ये वाले केस में जो H+ एक्सेप्टर है वो याले केस में NAD+ एक्सेप्ट करता था, बट याले केस में जो एक्सेप्टर है, यहां पे ट्विस्ट है, वो एक्सेप्टर NAD+ नहीं है, वो एक्सेप्टर है FAD+। कौन है एक्सेप्टर, FAD+ एक्सेप्टर है। तो FADH2 बन जाएगा और
ग्लाइसरॉल 3 फॉस्फेट में से फिर से क्या बन जाएगा, इट इज गोइंग टू फॉर्म DHAP। ठीक है, और वो बाहर की तरफ आ जाएगा। अब यहां पे अपन ने बनाया है FADH2, और FADH2 तो आपको पता है कितने ATP देता है, तो FADH2 तो देता है 2 ATP। ठीक है, ये कितने देता है, ये देता है 3 ATP 1 H2O, ये देता है 2 ATP 1 H2O, मतलब 1 ATP का लॉस है। अगर आपका NADH2 माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर हो रहा है थ्रू मैलेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम, तो एक NADH2 से आपको अंदर जाके भी मिलेगी 3 ATP। बट अगर NADH2 एंटर हो रहा है थ्रू ग्लाइसरॉल फॉस्फेट शटल सिस्टम, तो अंदर जाके उसका हाइड्रोजन एक्सेप्टर कौन है, FADH2 है, जिसकी वजह से FADH2 तो 2 ATP बनाएगा। तो अब जो FADH2 जाएगा ETS के पास, वो आपको 2 ATP बना के देगा, मतलब टोटल 2 NADH2 होते हैं बाहर। तो अगर वो 2 NADH2 ग्लाइसरॉल फॉस्फेट शटल सिस्टम यूज करेंगे, तो अंदर जाके वो बना देंगे क्या, 2 FADH2 बना देंगे, और 2 FADH2 से कितने ATP मिलेंगे, 4 ATP मिलेंगे। तो यहां पे मैं लिख देता हूं 4 ATP एंड 2 वाटर मॉलिक्यूल। तो यू कैन सी द डिफरेंस, 6 ATPs 4 ATPs, मतलब मुझे लॉस कितना है, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP का लॉस बोल सकते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP लॉस्ट। कब लॉस्ट, अगर ये पाथवे फॉलो किया तो यहां तो प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर ये वाला पाथवे फॉलो किया तो क्या हो जाएगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP लॉस्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पाथवे से अगर NADH2 अंदर एंटर होगा, तो जो टोटल काउंट है ATP का, that is going to be 38 ATPs. If this pathway is followed, the total count of ATPs remains as 38 ATPs. And this pathway is followed by, आपकी बॉडी में जो, as I mentioned, the different types of cell, तो ये pathway follow कौन करेगा? So this pathway is followed by the cells of heart, kidney and liver. This pathway is followed by heart, kidney and liver. If I talk about this pathway, तो इस pathway में 2 ATP का लॉस है, मतलब 38 minus 2, तो कितना हुआ, 36 ATP। तो ये पाथवे कहां फॉलो होगा, सो दिस पाथवे इज फॉलोड बाय द ब्रेन सेल्स। दिस पाथवे इज फॉलोड बाय द ब्रेन सेल्स, या फिर आप बोल सकते हो नर्व सेल्स। ठीक है, गेटिंग द होल आइडिया। तो आपको तो इतना याद रखना है कि अगर ग्लाइसरॉल फॉस्फेट पाथवे शटल सिस्टम यूज करी जाती है तो 36 ATP काउंट मिलेगा टोटल, और अगर मैलेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम यूज करी जाएगी तो 38 ATP का काउंट मिलेगा टोटल। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप वीडियो पॉज करके चीजें कॉपी कर सकते हो, या फिर आप इसका स्नैपशॉट ले सकते हो। ठीक है, डन। सो यहां पे मिलेगा, यहाँ पे जो NADH2 है वो NADH2 ही बना रहेगा, बट ये वाले पाथवे में NADH2 से FADH2 बन जाएगा, जिसकी वजह से ATP काउंट कम हो जाएगा। ठीक है, सो दिस वाज द शटल सिस्टम। ओके, लेट्स मूव अहेड। जो रेस्पिरेटरी पाथवे देखा अपन ने, तो अपन ने ग्लूकोज की ही बात करी कि ग्लूकोज का एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, ग्लूकोज से इतने ATPs मिलेंगे, ये सब चीजें बात करी। बिकॉज ग्लूकोज इज वाइडली यूज्ड, बट इट्स नॉट लाइक दैट कि आप सिर्फ ग्लूकोज ही कंज्यूम करते हो। वी ईट अ लॉट ऑफ थिंग्स। आप फैट कंज्यूम करते हो, आप दाल जैसे प्रोटीन कंज्यूम करते हो,
ओके। सो फैट्स है, दाल है, प्रोटीन्स है, इनसे भी तो एनर्जी निकाली जाएगी, ठीक है। सो देयर आर डिफरेंट सोर्सेज टू ऑब्टेन एनर्जी। तो जो रेस्पिरेशन का पाथवे है उसे कंसिडर किया जाता है, बिकॉज वहां पे ब्रेक डाउन हो रहा है ना, आप ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कर रहे हो, आप फैट का ब्रेक डाउन करोगे एनर्जी निकालने के लिए, आप प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन करोगे एनर्जी निकालने के लिए। बट अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ कैटाबॉलिक प्रोसेस, आपको पता है ना, ब्रेक डाउन दैट इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस, रेस्पिरेशन इज ऑल्सो एनाबॉलिक प्रोसेस। काफी सारी चीजों का फॉर्मेशन भी होगा रेस्पिरेशन के थ्रू। सो यू कैन नॉट कंसीडर respiration as only catabolic process, it is catabolic as well as anabolic process, ठीक है। catabolic का मतलब होता है ब्रेक डाउन करना, anabolic का मतलब होता है फॉर्मेशन करना, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। सो जो रेस्पिरेटरी पाथवे है जो आपने पढ़ा, आपने ग्लूकोज का ही पढ़ा है, ठीक है। सो जो रेस्पिरेटरी पाथवे है उसको we can term it as the amphibolic pathway. We can term it as the amphibolic pathway. We can term it as the amphibolic pathway because यहां पे दो चीजें हो रही है, it's not only catabolism, it is anabolism as well, ठीक है। आपको आपसे याद रखना है, देयर आर टू थिंग्स occurring, कैटाबॉलिक एज वेल एज एनाबॉलिक, ठीक है। कैटाबॉलिक का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स का ब्रेकडाउन करके सिंपल में कन्वर्ट करना, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, और एनाबॉलिक का मतलब होता है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल देता हूं, इट्स नॉट एग्जांपल, ये रेस्पिरेशन का एग्जांपल है जस्ट टू अंडरस्टैंड एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक में एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि फोटोसिंथेसिस है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस इज एन एग्जांपल ऑफ एनाबॉलिक रिएक्शन बिकॉज यहां पे आप क्या यूज करते हो, आप CO2 यूज करते हो, वाटर यूज करते हो, और ये दो सिंपल मॉलिक्यूल्स को यूज करके, कंपाउंड्स को यूज करके आप क्या बनाते हो, आप एक बड़ा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाते हो, दैट इज C6H12O6 विच इज ग्लूकोज। क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। तो ये क्या, ये सिंपल मॉलिक्यूल्स है, सिंपल मॉलिक्यूल से किसका फॉर्मेशन हो रहा है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, सिंपल से बन रहा है कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और यहां पे अगर मुझे आपको एग्जांपल देना हो तो मैं बोल सकता हूं ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। कैसे ग्लाइकोलाइसिस, तो ग्लाइकोलाइसिस में आपने क्या किया, आपने ग्लूकोज लिया, आपने ग्लूकोज लिया और ग्लूकोज को कन्वर्ट किया, ये कितने कार्बन का कंपाउंड होता है, 6 कार्बन का कंपाउंड होता है, और आप क्या बनाते हो, आप बनाते हो पायरुविक एसिड विच इज अ 3 कार्बन कंपाउंड। समझ में आया, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे कॉम्प्लेक्स से बनाया सिंपल, ठीक है। 6 कार्बन कंपाउंड से आपने 3 कार्बन कंपाउंड बना दिए, और यहां पे आपने सिंपल कंपाउंड्स को लेके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना दिया, सो दैट इज टर्म्ड एज एनाबॉलिज्म एंड दिस इज कैटाबॉलिज्म। अपनी बॉडी में दोनों चीजें होती है, एनाबॉलिज्म जो होती है इट लीड्स टू ग्रोथ इन द बॉडी, एनाबॉलिज्म से क्या होता है, बॉडी में ग्रोथ होती है, और कैटाबॉलिज्म से क्या होता है, बॉडी में वेयर एंड टेयर होती है, समझ में आया, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे कॉम्प्लेक्स से बनाया सिंपल, ठीक है। 6 कार्बन कंपाउंड से आपने 3 कार्बन कंपाउंड बना दिए, और यहां पे आपने सिंपल कंपाउंड्स को लेके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना दिया, सो दैट इज टर्म्ड एज एनाबॉलिज्म एंड दिस इज कैटाबॉलिज्म। अपनी बॉडी में दोनों चीजें होती है, एनाबॉलिज्म जो होती है इट लीड्स टू ग्रोथ इन द बॉडी, एनाबॉलिज्म से क्या होता है, बॉडी में वेयर एंड टेयर होती है,
ठीक है, सो दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर दोनों में से एक ज्यादा हो गया, फॉर एग्जांपल अगर कैटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है, सिर्फ एनाबॉलिज्म हो रहा है, सो दिस वुड रिजल्ट टू अ कंडीशन नोन एज गाइगेंटिज्म। ठीक है, और अगर सिर्फ कैटाबॉलिज्म हो रहा है, एनाबॉलिज्म नहीं हो रहा है, तो आपकी बॉडी का ग्रोथ ही नहीं होगा, आपकी बॉडी डेवलप ही नहीं हो पाएगी, मेंटली रिटार्डेड हो जाओगे, बॉडी ऑर्गन्स का डेवलपमेंट नहीं होगा ठीक से। ठीक है, सो बोथ दी प्रोसेसेस आर इंपॉर्टेंट एंड दे टेक प्लेस इन इक्वल अमाउंट। ठीक है, तभी आपकी बॉडी ठीक से डेवलप होगी। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट द एम्फीबॉलिक पाथवे। तो चलो बात कर लेते हैं एम्फीबॉलिक पाथवे किस तरीके से। सो आई स्टार्ट विद शुगर। शुगर इज ग्लूकोज। सो जैसे कि मैं इंपॉर्टेंट चीजें लिखता हूं, शुगर का अपन ने ब्रेक डाउन किया। ठीक है, तो शुगर का ब्रेक डाउन करके क्या बनाया था अपन ने, वी फॉर्म्ड मैं मेन इवेंट्स लिख देता हूं। ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करके फॉर्म किया था ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। फिर आगे जाके क्या बनाया, वी फॉर्म्ड फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनाया था। फिर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से क्या हुआ, वी फॉर्म 2 कंपोनेंट्स दैट इज DHAP and we form 3PGL। ठीक है, इस तरीके से कुछ था। शुगर मीन्स ग्लूकोज है। पूरा मुझे प्रोसेस अभी नहीं लिखूंगा मैं, क्लियर है इतना। ठीक है, और फिर दिस वर इंटरकन्वर्टिबल आइसोमर्स है, तो ये फिर से कन्वर्ट हो जाता है PGL में। और PGL क्या बनाता था, PGL जाके फॉर्म करता था आगे जाके पायरुविक एसिड। थोड़ा और ऊपर दिखाता हूं मैं, पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता था। और फिर पायरुविक एसिड क्या बनाता था, वो जाता था लिंक रिएक्शन में और बनाता था एसिटाइल कोए। एसिटाइल कोए बनाता था, और ये एसिटाइल कोए किसमें पार्टिसिपेट करता था, क्रेब्स साइकिल में पार्टिसिपेट करता था। दिस वाज पार्टिसिपेटिंग इन दी क्रेब्स साइकिल। और फर्दर ब्रेक डाउन होता था, NADH2 बनते थे, ATP बनते थे। ठीक है, CO2 रिलीज होता है, वाटर रिलीज होता है। ठीक है, क्रेब्स साइकिल एट द एंड क्रेब्स साइकिल परफॉर्म करी जाती थी, आपको पता है। ठीक है, सो इसको लिंक कर देते हैं। क्रेब्स साइकिल के बाद ETS आएगा, ATP बनेंगे। Done. So this is one pathway which we have studied. Okay, now it's not only glucose or sugars we consume, we also consume what? We consume fats. किसे कंज्यूम किया जाता है, फैट्स को कंज्यूम किया जाता है। तो अगर बॉडी फैट्स को कंज्यूम कर रही है, तो फैट्स का जब ब्रेकडाउन होगा, आपने 10th में पढ़ा है, तो फैट्स का जब ब्रेकडाउन होता है तो फैट्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल में। एंड ग्लाइसरॉल, फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं। फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये ग्लाइसरॉल का फर्दर जब ब्रेकडाउन होगा तो ये ग्लाइसरॉल कन्वर्ट हो जाता है DHAP में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, DHAP में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर पूरा प्रोसेस DHAP से 3PGL, पायरुविक एसिड, एसिटाइल कोए एंड क्रेब्स साइकिल, और इसमें से फिर एनर्जी निकाल ली जाएगी। आधी बात समझ में। ठीक है, फैटी एसिड का जब फर्दर ब्रेकडाउन होगा तो ये फैटी एसिड through different pathways it forms
एसिटाइल कोए। क्या बनाता है ये? इट फॉर्म्स एसिटाइल कोए थ्रू डिफरेंट पाथवेज। मतलब फैटी एसिड ने बना दिया एसिटाइल कोए, अब एसिटाइल कोए क्या करेगा? आगे जाके क्रेब्स साइकिल में पार्टिसिपेट करेगा। ग्लाइसरॉल ने बना दिया DHAP और वो आगे जाके फिर किस में पार्टिसिपेट करेंगे? 3-PGL, पायरुविक एसिड, एसिटाइल कोए, फिर क्रेब्स साइकिल। ठीक है। दूसरी कौन सी चीज कंज्यूम करते हैं? प्रोटीन्स। अगर आप प्रोटीन्स कंज्यूम करते हो तो प्रोटीन्स का जब ब्रेकडाउन होता है तो प्रोटीन्स बनाते हैं एमिनो एसिड्स। क्या बनाते हैं? एमिनो एसिड्स। ठीक है। और ये एमिनो एसिड्स जो होते हैं इनका जब फर्दर ब्रेकडाउन किया जाएगा तो ये एमिनो एसिड एसिटाइल कोए भी बना सकते हैं और ये पायरुविक एसिड भी बनाएंगे। ठीक है। मतलब एट द एंड जितने भी कंपोनेंट्स आप कंज्यूम करते हो आपकी डाइट में, वो पायरुविक एसिड बना रहे हैं या फिर एसिटाइल कोए बना रहे और जाके पार्टिसिपेट करेंगे किस में? दे आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन दी क्रेब्स साइकिल। दे आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन दी क्रेब्स साइकिल। ठीक है। समझ में आ रहा है? लिंक रिएक्शन कहां लिखे? यहां पे लिंक रिएक्शन होगा। मतलब जितनी भी चीजें आप कंज्यूम करोगे इट हैज टू अंडरगो द लिंक रिएक्शन। आप अगर प्रोटीन्स भी कंज्यूम कर रहे हो, अगर आप प्रोटीन्स भी कंज्यूम कर रहे हो तो प्रोटीन से भी क्या बनने वाला है? पायरुविक एसिड और एसिटाइल कोए बनेगा जो आगे जाके क्रेब्स साइकिल में पार्टिसिपेट करेगा। अगर आप ग्लाइसरॉल कंज्यूम कर रहे हो, फैट्स कंज्यूम कर रहे हो, तो इससे भी क्या बनेगा? इससे भी एट द एंड जाके DHAP भी क्या बनाएगा? एसिटाइल कोए, पायरुविक एसिड ही बनाएगा। और फैटी एसिड्स क्या बनाएंगे? ये भी एसिटाइल कोए बनाएंगे। मतलब जो भी चीजें आप खाओगे वो एट द एंड पायरुविक एसिड, एसिटाइल कोए बनाएगा और फिर किसमें पार्टिसिपेट करेंगे? क्रेब्स साइकिल में पार्टिसिपेट करेंगे और फिर ETS होगा और एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। ठीक है। अभी यहाँ पे काफी सारे इंटरमीडिएट्स जो बनते हैं, जैसे कि एक इंटरमीडिएट है एसिटाइल कोए। तो ये तो बात होगी कैटाबॉलिज्म। किसकी बात होगी? कैटाबॉलिज्म की, ब्रेकडाउन की। पर मैंने क्या बोला कि रेस्पिरेशन तो कैटाबॉलिज्म भी है और एनाबॉलिज्म भी है। तो इसमें जैसे कि एक मैं प्रोडक्ट लेता हूं दैट इज एसिटाइल कोए। तो एसिटाइल कोए जो है वो काम करता है फॉर्मेशन का, चीजों को बनाने का। इससे काफी सारी चीजों का फॉर्मेशन होगा। जैसे इट इज गोइंग टू फॉर्म गिब्रेलिन्स। क्या बनाएगा? गिब्रेलिन्स बनाएगा। ये मैं रब कर देता हूं। ठीक है। प्रीकर्सर, एसिटाइल कोए इज द प्रीकर्सर ऑफ गिब्रेलिन्स प्लांट्स में। एनाबॉलिक रिएक्शन। तो जो जो कंपोनेंट्स बने कैटाबॉलिक रिएक्शन में, जिसका एक कंपोनेंट अभी मैंने बोला कौन सा, जो आपने देखा एसिटाइल कोए। वन ऑफ द कंपोनेंट इज एसिटाइल कोए which is serving as a precursor. It is serving as a precursor it is serving as a precursor. Precursor for whom? Precursor matlab it is going to form, so it is going to form gibberellins. It is going to form gibberellins. ठीक है। It is also helpful in formation of terpenes. Terpenes भी बनाता है और terpenes के साथ it also helps in the formation of carotenoids. कैरोटिनॉइड्स का भी फॉर्मेशन करेगा। मतलब गिब्रेलिन से, टर्पीन से, कैरोटिनॉइड से इनके फॉर्मेशन में एसिटाइल कोए हेल्प कर रहा है, फॉर्म कर रहा है। तो क्या हो गया? इट्स एनाबॉलिक रिएक्शन हो गया। ठीक है। एक और जो प्रोडक्ट आपने फॉर्म किया था विच वाज द पार्ट ऑफ द क्रेब्स साइकिल दैट इज अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, है ना? अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। सो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड की अगर बात करें तो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड अंडरगोज डीएमिनेशन and forms an acid known as
ग्लूटामिक एसिड। तो यहाँ पे ये ग्लूटामिक एसिड बनाने का काम कर रहा है। Transamination. It undergoes transamination and forms glutamic acid. दूसरा एक और जो प्रोडक्ट आपने फॉर्म किया था that was in the Krebs cycle succinyl CoA. है ना, आपने Krebs cycle अगर प्रिपेयर किया होगा तो आपने succinyl CoA नाम देखा होगा वहां पे। तो जो succinyl CoA है that is going to be helpful in the formation of cytochrome, that is red color pigment, and chlorophyll. It is going to be helpful in the formation of cytochrome and chlorophyll. So cytochrome is that red color pigment and chlorophyll तो आपको पता ही है, chlorophyll helps in the process of photosynthesis. ठीक है, एक और कंपोनेंट जो आपने फॉर्म किया था that is oxaloacetic acid, OAA. Oxaloacetic acid जो है it helps in formation of aspartic acid. It helps in the formation of aspartic acid, pyrimidines, and alkaloids. ठीक है, क्लियर है। तो यहां पे मैंने 1 2 3 4 कंपाउंड्स की बात करी है। उसमें से ये 3 कंपाउंड आपने कहां पे बनाए थे? इसे Krebs साइकिल में बनाया था और एसिटाइल कोए आपने लिंक रिएक्शन में बनाया था। और ये सब कंपाउंड्स क्या कर रहे हैं? दूसरे कंपाउंड्स के फॉर्मेशन में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है? फॉर्मेशन हो रहा है, नई चीजों का फॉर्मेशन हो रहा है। गिबरेलिन से, टर्पीन से, कैरोटिनॉइड से, ग्लूटामिक एसिड है, साइटोक्रोम है, क्लोरोफिल है, एस्पार्टिक एसिड है, पिरिमिडीन्स है, एल्कलॉइड्स है। ठीक है, तो उस हिसाब से दिस इज द एनाबॉलिक पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी पाथवे। ठीक है, तो यहां पे अपन ने कैटाबॉलिज्म की भी बात कर ली, एनाबॉलिज्म की भी बात कर ली। ठीक है, सो आज का जो लेक्चर था इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे अपने बैलेंस शीट की बात कर ली, अपने शटल सिस्टम्स की बात करी, और मैंने बता दिया कि 38 एटीपी का प्रोडक्शन कब होता है, 36 एटीपी का प्रोडक्शन कब होता है। और वी डिड टॉक अबाउट द एम्फीबोलिक पाथवे, जहाँ पे क्या हो रहा है, देयर इज कैटाबॉलिज्म टेकिंग प्लेस। आप फैट्स कंज्यूम कर रहे हो, आप प्रोटीन्स कंज्यूम कर रहे हो, आप शुगर्स कंज्यूम कर रहे हो, तो एट द एंड तो पायरिक एसिड बनेगा, एसिटाइल कोए बनेगा और क्रैब साइकिल में पार्टिसिपेट करेंगे और एनर्जी का फॉर्मेशन करेंगे। एंड जो प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन हुआ था लिंकेज रिएक्शन में, क्रैब साइकिल में, ये सब प्रोडक्ट्स आगे जाके दे वुड आल्सो लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अदर कंपाउंड्स। सो दैट इज द रीजन इट इज टर्म्ड एज एनाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है, सो आई कीप दिस मच फॉर द लेक्चर। ओके, अच्छे से आप वीडियो को देखो, नोट्स अच्छे से बनाना, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और जब आपकी नोट्स बन जाए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, सो आई कीप दिस मच फॉर द लेक्चर। इन द नेक्स्ट लेक्चर विल मूव अहेड and talk about new details regarding the chapter. Okay, thank you.